हाँ जी। सो अभी अपन डिस्कस करने वाले लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर। लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर जो है वो बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन हमें याद रखने में बहुत दिक्कत आती है, कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है। प्रोस्पेक्टस क्रिमिनल है या फिर सिविल एक्टिविटीज़ का पार्ट या फिर दोनों का पार्ट है, ये समझने में। इसके अलावा अगर हम इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ किए तो कहाँ गिल्टी होंगे, कैसे कैसे हमारे ऊपर पेंडिंग, कैसे कैसे हमारे ऊपर लिटिगेशंस आएंगे, क्या क्या हमारे ऊपर पेनल्टीज लगेगी, वो सारी चीज़ें। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको मुझे आंसर देने हैं और ये चैप्टर आपके हाथ में होगा। जहाँ नहीं आता है वहाँ टिक लगा दीजिएगा कि आपको बाद में उसे देखना है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, सबसे पहले आप इसमें कितनी लाइबिलिटीज़ पढ़ने वाले हो ये बता दो। देखो मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले जो लाइबिलिटी पढ़ोगे वो आपके प्रोफेशनल एथिक्स में आती है। कहाँ आती है सर? वो आपके प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में आएगी। एक आपके पास आती है सिविल और एक ही आपके पास आती है क्रिमिनल और एक ही आपके पास आएगी इनकम टैक्स की, ठीक है। ठीक है, ये आपने मुझे बताया। अब मैं आपसे पूछती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है सर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन? ये कहता है अगर आप नेग्लिजेंट करते हो, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रीच ऑफ ऑकरेंस ऑफ ब्रीच या फिर लॉस या डिट्रीमेंट्स करते हो, ठीक है। किसकी ऑन ड्यूटी होती है? टू होम इज़ दी ड्यूटी ऑन? अब मेरी बात सुनना, कुछ चीज़ें आपको समझने आए तो समझने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे समझते हैं। यस सर, तो कुछ स्कैन समय करके बता रखी है इन्होंने कि किस किस तरीके से कैसे कैसे लाइबिलिटी आती है। बट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दी इंडियन कुछ स्कैन से, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और नेग्लिजेंस अगर होता है तो, अब मेरी बात समझना, सिविल लाइबिलिटी क्या आएगी, किस बात में आएगी सिविल लाइबिलिटी? सबसे पहले तो ये कुछ केसेस दे रखे, अपने को ये केसेस पे तो नहीं जाना इतना, लेकिन आगे चल के अपने को समझ में आएगा। सिविल लाइबिलिटी हमें क्या बताता है, बताओ। सिविल लाइबिलिटी का केस है सबसे पहले डैमेज फॉर नेग्लिजेंस। सर डैमेज फॉर नेग्लिजेंस का मतलब क्या है? ये कहता है कि अगर अगर आपकी डैमेज, अगर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई डैमेज होता है तो आप सेक्शन 35 ऑफ दी, यानी कि अगर आपने किसी तरीके से प्रोस्पेक्टस में नेग्लिजेंस किया। अब आप मुझे बताना कहाँ नेग्लिजेंस के बारे में बात हो रही, सबसे पहली चीज़। उसके बाद आप मुझे बताना अगर कर भी लिया तो क्या होगा। अगर कोई भी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी किसने कर लिया, ठीक है, या फिर किसी ऑथोराइज पर्सन ने, प्रोमोटर ने, ठीक है, या फिर एक्सपर्ट ने, तो वो क्या होगा, लाइबल होगा। कहाँ लाइबल होगा मुझे आप ये बताओगे बस, ठीक है। ठीक है, और कब पर्सन लाइबल नहीं होगा, ठीक है, जब उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ की हो, या फिर जब नोइंग ऑफ कंसेंट उसने एक पब्लिक नोटिस दे दिया हो, जब उसने इशू किया था वो करेक्ट एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन था। बस अब लिख के बताओ, क्या लिख के बताएंगे सर? अब डैमेज फॉर नेग्लिजेंस, सबसे पहले तो हम यहाँ प्रोस्पेक्टस के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम यहाँ बात कर रहे हैं सर डायरेक्टर के बारे में, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, प्रोमोटर के बारे में, एक्सपर्ट के बारे में। लाइबल बनोगे सेक्शन 36 में, नहीं लाइबल बनोगे अगर आपने आपकी कंसेंट विड्रॉ कर दी थी तो, है ना, या फिर अगर आपने पब्लिक नोटिस इशू कर दिया, या फिर आपने जब दिया तब वो करेक्ट एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन था। आगे आ जाओ।
अगर आपका मकसद फ्रॉड करना था, है ना, तो फिर क्या होगा बताओ। सर गए काम से। पर्सनली लाइबल बन जाओगे अगर ऐसा करना कुछ रहा तुम्हारा तो, पर्सनली लाइबल। ठीक है। लाइबिलिटी फॉर मिसफियरेंस, लाइबिलिटी फॉर मिसफियरेंस, अब सुनो, ये कुछ केसेस है, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं। अब आगे आओ। अगर आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है तो कैसे आएगी, और अगर आप मिस स्टेटमेंट और प्रोस्पेक्टस करते हो तो आप कहाँ लाइबल होंगे। अब पहले मुझे ये बताएंगे। आप बोलेंगे मैम सिंपल सा बनना है, सेक्शन 447 क्रिमिनल लाइबिलिटी अगर आई गई तो सेक्शन 447। सर अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो फिर कौन सी लाइबिलिटी आएगी। बोला अगर गलत डॉक्यूमेंट दिया तो सेक्शन 448 में गिल्टी हो जाऊँगा। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो सेक्शन 448 में गिल्टी हो जाऊँगा। और सर फ्रॉड का तुम्हें पता ही है कितना पेनल्टी लगता है, पता है सर, फिर भी एक बार यहाँ पर बता दो। मैंने बोला बता देती हूँ। चलो, अगर फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख से कम है तो, फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख से कम है तो एक काम करते हैं, कहाँ लिखवाऊँ मैं आपको। देखो, पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा है तो 3 से लेकर तुमको 10 साल तक की, 3 साल से लेकर तुमको 7 साल तक की सज़ा, है ना। 3 से शुरू होती, 10 साल तक की, सॉरी। बाकी 6 महीने से लेकर 10 तक की, और 10 से ऊपर या नीचे है वो देखा, एटलीस्ट 10% ऑफ रुपी और 1% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, अब आओ आगे कि आप कंपनी लॉ में अच्छे से पढ़ते हैं, वहाँ पे एक बढ़िया चार्ट से दे रखा है आपको, बुक में ही दे रखी है, वही से कवर करना, या तो इतना रखा है मैंने। उसके बाद एक चीज़ मुझे ये बताओ, अगर मिसकंडक्ट ऑफ द ऑडिटर अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, इन केस मतलब सी एक्ट में मिसकंडक्ट होगा तो आप गिल्टी हो जाओगे। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है तो। लेकिन इसमें ये समझना, लाइबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ लाइबिलिटी फंसती है तुम्हारी, तो यहाँ पर बताना तुम मुझे, बताओ कहाँ। बोलोगे मैम सबसे पहले तो 288, फिर 10 कम करो 278, फिर 12 बढ़ाओ ए, और फिर 271 जे, ए और जे। ठीक है, तो 271 कैसे आएगा, यहाँ 88, यहाँ 88, फिर यहाँ 78, फिर यहाँ 71 और फिर 12। ठीक है, जे और ए। अब मेरी बात सुनो, 288 का मतलब क्या होता है सर। 288 में आप कैसे गिल्टी होते हो, तो बोला कि डिसमिस और रिमूव द गवर्नमेंट हु हैज़ डिसमिस, नो पर्सन, जिसको डिसमिस कर दिया गया, जो इंसॉल्वेंट हो चुका, वो तो नहीं आता है इसके अंदर, लेकिन इसके अलावा आप लाइबल बनते हो। तो यहाँ ये कहता है कि अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, है ना। कितनी पेनल्टी लगेगी, तो बोला 2500,000, मतलब 2500,000, 25 लाख रुपए की पेनल्टी, विथ रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 months विच में बी एक्सटेंड टू द 7 years। तो एक काम करो, आप मुझे ये बता दो कितनी पेनल्टी, क्या मंथ और क्या। तो आप बोलोगे मैम 25 लाख रुपए की पेनल्टी, 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा, बस ये बताया आपने। उसके बाद अगर आप 12A में कुछ पाए गए तो क्या होगा इसमें, बताना। सीधा 7 साल की सज़ा, है ना। ठीक है, और अगर आप इसमें पाए गए तो कितना देंगे, 10,000 रुपये। ठीक है, बस यही है, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, बाकी तो ठीक है। तो आपने ये 4 नाम याद रखे। उसके बाद अगर आप 288 में पकड़े गए तो पेनल्टी इम्पोज हो सकती है आपके ऊपर। ठीक है, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे रिप्रेजेंटिंग एन असेसी,
सर क्या होगा आपके साथ? आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एज रिप्रेजेंटेटिव, है ना। ठीक है, अगर आप इसके अंदर आए तो। उसके अलावा अगर आप 278 में आए तो आपको 25 लाख और 6 से 7, और अगर अगला 12 में आए तो 7 ईयर तक की सज़ा, और यहाँ आए तो 10,000 रुपये तक का पेनल्टी। ठीक है, अब होता क्या इन रूल के अंदर इसमें क्या क्या होता है एक बार नाम से ही समझ लो, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ। देखो, अगर 288 में जाते हो तो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट कर रहे हो उसमें गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हो, है ना। एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप एक्ट कर रहे हो, पर्सन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में आगे खड़ा है, लेकिन वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक्टिविटी में कुछ गलत कर रहा है। ठीक है, दूसरा, अंडर सेक्शन 278 में अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इफ अ पर्सन अबेट्स इंक्लूड्स, मतलब कि एनी मैनर अनदर पर्सन इज अ मेक अ डिलीवर अकाउंट्स स्टेटमेंट और डिक्लेयर अ रिलेटिंग टू एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, अगर आपने कुछ भी फॉल्स दिया, ठीक है, यानी कोई भी बस यही चीज़ आपके लिए कम थी, कुछ भी फॉल्स है तो गए यहाँ से। अगर आपका 12A बोले तो ये कहता है कि सर अगर आपने प्रिपेयर किया रिटर्न 5 LCC, सर यहाँ पर आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो और रिटर्न प्रिपेयर करते टाइम अगर आपने कुछ भी गलत किया, है ना, तो और अगर आपने यहाँ क्लियर इट, यस, डन, ओके, डन।